ओके, नेक्स्ट इज ई श्रम पोर्टल। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट वीक एक और पोर्टल पड़ा था, वेरी गुड, समाधान पोर्टल। उसमें कौन कौन थे? वर्कर थे, यूनियन थे और स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे। कोई भी डिस्प्यूट आएगा उसको 4 मेथड से सॉल्व करा जाएगा। पहला सभी के लिए कॉमन था, फाइलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने केस की। नंबर 2 कंसाइलेशन, यानी कि एक न्यूट्रल बॉडी होगी जिसका डिसीजन बाइंडिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। फिर था अगला एडजुडिकेशन, उसमें क्या बोला था? सॉरी, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या बोला था? इसका जो डिसीजन आएगा वो लीगली बाइंडिंग रहेगा। एंड लास्ट क्या था? आर्बिट्रेशन, फिर से उल्टा बोल दिया, एडजुडिकेशन। अब जो बात है वो कोर्ट तक जा चुकी है एंड जो भी डिसीजन आएगा वो लीगली बाइंडिंग रहेगा। नाउ अगला जो पोर्टल आता है वो है ई श्रम पोर्टल। अब श्रम जब आप देख रहे हो कहीं ना कहीं वर्कर्स के ही ऊपर फोकस करा जा रहा है। वहां भी आपने मेन फोकस किया था इंडस्ट्रीज के आसपास, ठीक है। कहां पे एंड होगा वो अपने को नहीं था पता, पर बेनिफिशियरी उसमें क्लियर कर दिए थे। वर्कर्स हो सकते हैं, यूनियंस हो सकती हैं या फिर आपके स्टेक होल्डर्स भी आ सकते हैं, कोई भी डिस्प्यूट अगर इमर्ज करता है। वैसा जैसा ही ई श्रम पोर्टल भी है, यहाँ पे आपके गिग वर्कर्स भी आ जाएंगे जो ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर है पूरी तरह से, एंड जहां पे लेबर कोड्स में ज्यादा फैसिलिटी उनको अवेल नहीं करी गई है वो सारे इसके अंदर बेनिफिशियरी रहेंगे। श्रम से दिख रहा है ना आपको, मेहनत दिख रही है, तो ई श्रम पोर्टल जो भी गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई स्कीम चलाई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस चलाई है, आप लोन उठा सकते हो, वो सारा इस पोर्टल पे अपडेट होता चलेगा। दैट इज ऑन ई श्रम पोर्टल। तो अराउंड 31.78 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन्होंने इस ई श्रम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर लिया। मतलब अवेयरनेस है कि हमारे लिए अगर मान लो कोई गिग वर्कर है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इसके अंदर इन्वॉल्व है, अपना काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर है, तो उन्होंने क्या किया? रजिस्ट्रेशन कर दी कि क्या पता अपने काम की कोई स्कीम ले आए गवर्नमेंट, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें यहाँ से मिल जाए, कोई छोटा मोटा फूड का स्टॉल इसने ओपन करना था तो क्या पता छोटा लोन भी अवेलेबल हो। तो ई श्रम पोर्टल के ऊपर उन्होंने रजिस्टर करना शुरू कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको 2021 में लॉन्च किया था और बाकी इसमें नेशनल डाटाबेस भी है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, ताकि पूरा डेटा अपने पास रहे कि एटलीस्ट हमारे पास बेनिफिशियरी कितने हैं वो तो हमें पता हो। लार्जेस्ट डिजिटल डेटाबेस भी है ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। इसमें माइग्रेंट हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स सारे ही इंक्लूडेड है। गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब गिग को इंडिकेट कर रहा है। गिग में तो आपकी फ्रीलांसिंग भी आ जाएगी। फ्रीलांसिंग में भी क्या होता है, 3 महीने का काम है, उसके बाद आपका काम खत्म, 3 महीने की आपको पेमेंट दे दी जाएगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब ये मेन फोकस कहां पे कर रहा है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो आपका समाधान पोर्टल था वो मेनली डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए था। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स वगैरह बताए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक डेटाबेस हो हमारे पास, ताकि गवर्नमेंट जब भी अपनी पॉलिसी बनाए तो उनके पास डेटा होना चाहिए कि एटलीस्ट बेनिफिशियरी कितने हैं वो हमको बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लार्जेस्ट डेटाबेस है जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डेटा है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की रिलेटेड स्कीम चलाई है कि डायरेक्टली पैसा आप ही के अकाउंट में आएगा, तो सारा अपडेट इसी के ऊपर आता है। एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन सारे ही मेन मोटिव्स है। नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप काम तो कर ही रहे हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, कोई नया अपडेट आता है तो उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट, अब जो गिग वर्कर है जो जोमेटो पे पूरा दिन डिलीवरी कर रहा है, तो डिलीवरी के हिसाब से उसको पैसे मिले, पर स्किलिंग तो नहीं हुई ना उसमें। मतलब अपस्किल तो कहाँ ही हुआ, शायद उसने 40K या 30K अर्न भी कर लिया पर उसकी स्किलिंग नहीं हो पाई, तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है। एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, पैसे की कमी ना हो किसी के पास, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो ऐसा ना हो कि पैसा एक कंस्ट्रेंट बन जाए, तो उसके ऊपर भी काम करा। और कीवर्ड इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उसमें सारे ही आगे फिर बेनिफिशियरी। समाधान पोर्टल में क्या मेन फोकस था? डिस्प्यूट का था, कॉन्फ्लिक्ट का था, उसको रिड्रेस करने पे मेन फोकस किया था। यहाँ पे आप देख रहे हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अपलिफ्टमेंट के लिए
है, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज बना सकती है, स्कीम्स बना सकती है, ये मद्देनजर रखते हुए कि हमारे पास बेनिफिशियरी कितने हैं, उसके लिए ई श्रम पोर्टल है। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखने हैं। नेक्स्ट इज कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा, तो 16 से लेके 59 ईयर्स तक की जितने भी उम्र के वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। पर कौन नहीं आएंगे, तो सरकारी नहीं आएंगे क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर आ गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर आ गया, और ऐसे वर्कर्स भी आएंगे जो ईपीएफओ, ईएसआईसी, यानी कि ये जो आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह बनाए होते हैं जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही पैसा डालते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी वर्कर इंक्लूडेड नहीं है, वो ई श्रम पोर्टल के अंदर एलिजिबल है, उसको एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा। मतलब जो इसके अंदर आते होंगे वो नहीं है, जिनका बना हुआ है ये, उनको इग्नोर करा जाएगा, वो एलिजिबल नहीं है। एंड नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर कोई होगा तो उसको क्यों ही गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसमें बोल दिया कि जो नहीं कवर करे गए हैं उनको भी इंक्लूड करा जाएगा। बाकी क्या क्या होना चाहिए आपके पास, एक तो आधार होना चाहिए, एक आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें डीबीटी का भी फीचर था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो उसमें बोल दिया कि बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। डुप्लीकेसी किसी ने लिखा है, डुप्लीकेसी का इशू आ सकता है, 2 नंबर से आपने रजिस्टर कर दिया, शायद डुप्लीकेसी का इशू आ जाए, पर आगे क्या लिखा था, आधार कार्ड नंबर, तो शायद वो प्रिवेंट भी हो सके। आजकल आधार कार्ड भी कईयों ने 2 बना ली होती है, पर फेशियल रिकॉग्निशन तो हो ही जाएगी। तो डुप्लीकेसी को जितना हो सके एलिमिनेट करने की ट्राई करी जाती है, पर रास्ता लोग निकाल ही लेते हैं, वो अलग बात है फिर। ठीक है, की फीचर क्या क्या है, तो एक तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक रहेगा वो आपको प्रोवाइड होगा। सिंपल सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप पोर्टल पे जाओगे, वहां पे आपसे डिटेलिंग्स पूछी जाएंगी एंड आप उनको लिखते चलोगे। मल्टीलिंगुअल पोर्टल है ताकि लैंग्वेज कंस्ट्रेंट ना बने, ऐसा ना हो कि आपकी जो लैंग्वेज थी वो आपको ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, वो मैटर नहीं करता। जैसे बोलते हैं ना कि आज के टाइम पे इंडिया में ये बड़ा नोशन चलता है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंटरव्यू आपको देना है, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। पर मान लो आप साउथ ईस्ट एशिया में ना कंट्रीज में घूमने गए, वो आप देखते हो संडे को एक अलग से एक और पेपर आया होता है, उसमें खाने पीने की बातें करते हैं। एक नील का भी आर्टिकल आता है, मेरे को बड़ी चिढ़ होती है उससे, वो सारी जगह घूम रहा होता है लिटरली। वीना वर्ल्ड का वो फाउंडर है, तो मतलब वो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करवाते हैं। तो इतने अच्छे से लिखा था उसने कि कंबोडिया गया मैं घूमने, कंबोडिया में ना लैंग्वेज बन गया कंस्ट्रेंट, तो वहां पे देखा कि एक जगह है वहां पे बहुत सारे लोग खा रहे हैं, और जब खा रहे हैं तो सारे एक ही डिश को ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, तो मतलब वो पॉपुलर है वहां की, जो कि टेस्टी है, खुशबू अच्छी थी उसकी। तो उसने क्या किया, एक करा ये वाला ऐसे साइन कर दिया। तो उसने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप घूमने जाएं, वो तो घूमने को ही प्रमोट करेगा, टूरिज्म को ही प्रमोट करेगा, तो उसने बोला जब आप घूमने जाएं ये जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कई बार आपकी जो सिर्फ एक साइन लैंग्वेज है वो भी काम कर जाती है, कि बस ऑर्डर ही तो करना था, तो उस ऑर्डर के लिए मुझे लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ी। आप ट्रांसलेटर भी यूज कर सकते हो, आज के टाइम पे गूगल ट्रांसलेट करके दे देता है, पर कई जगह पे जरूरी नहीं है कि आपको ये लैंग्वेज हेल्प आउट ही करे। एट दी एंड उसने बोला जरूर जाएं कंबोडिया, ऑर्गेनाइज करना होगा तो हम कर देंगे। चलो एनीवेज ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, अप्रेंटाइसशिप, ये क्या होती है अप्रेंटाइसशिप, ये वर्ड बहुत बार यूज करा जाता है स्कीम्स के अंदर। ठीक है, या हो सकता है कोई काम भी कर रहा है, स्किलिंग भी सीखी तो पैसा भी देगा। ठीक है, इंसेंटिव रहेंगे इसके अंदर, एडिट बड़ी बार यूज करी जाती है ये, एंड पेंशन भी रहेंगे, तो इनके साथ इंटीग्रेट कर दिया ताकि वही एलिजिबल कौन है एक्चुअल में कौन नहीं है उसको हम बेटर सेलेक्ट कर पाए। बाकी एक वेलफेयर बोर्ड है जिसको बोलते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क वेलफेयर बोर्ड्स। इसमें कोई स्कीम किसी बिल्डर ने तो नहीं चलाई हुई थी अपने एम्प्लॉइज के लिए, वो सारा डिटेल डाटा होता है। अब इंटीग्रेशन का क्या फायदा हो गया, ताकि डुप्लीकेसी ना हो, क्या पता इसके अंडर एलिजिबल था, दोबारा से एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो इनको भी इंटीग्रेट कराए। देन डेटा शेयरिंग पोर्टल इसी के अंदर इंक्लूडेड है, जो सिक्योर डेटा शेयरिंग स्टेट और यूटीज के बीच में शो करता है। अब ये क्यों इंक्लूड करा गया, इसमें बोला कि डेटा शेयरिंग इजीली हो सके स्टेट और यूटीज के बीच में। ऐसा कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड था जिसकी वजह से ये डेटा शेयरिंग पोर्टल भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया ई श्रम पोर्टल में। अगर आपने नोटिस किया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर तो था, आगे क्या लिखा था, माइग्रेंट्स, तो हो सकता है एक स्टेट स्पेसिफिक आपने एक जगह पे कर दिया पहले, फिर दूसरा स्टेट डाल के कहीं और से कर दिया, डुप्लीकेसी हो सकती है। तो यहाँ पे बोला एक पोर्टल अलग से डेटा शेयरिंग का रहेगा, जहां पे स्टेट को पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर स्टेट से ये पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। तो मतलब गवर्नमेंट ट्राई करती है कि डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम ना आए, जितना हो सके उतना। तो यहाँ पे डेटा शेयरिंग पोर्टल भी एडेड है। इस पोर्टल को याद रखिएगा, ई श्रम पोर्टल। पेपर में प्री का जो क्वेश्चन है वो आपसे शायद मिनिस्ट्री वगैरह पूछ ले, पर मेंस के अंदर ये पक्का यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि मेंस में इकोनॉमी वाले पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, पॉवर्टी आ सकता है। देन गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट डाले हैं डीबीटी को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, कुछ ऐसा बनेगा जहां पे आप इनको एग्जाम्पल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। समाधान, कभी भी कोई ट्रेड यूनियंस के ऊपर पूछ लिया आपसे, वर्किंग यूनियंस के बारे में पूछ लिया, वहां पे आप समाधान पोर्टल को इंटीग्रेट करोगे। मेन आपकी आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन यही होती है कि आप करंट को कैसे इंटीग्रेट कर पा रहे हो अपने स्टार्ट वाले पॉइंट के साथ। डन, तो उसको ठीक से याद रखना।